क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जितेंद्र आज अपनी सालों की मेहनत से बनी संपत्ति को बेचने पर मजबूर हो गए हैं? और क्या आपको पता है कि जितेंद्र, जिन्होंने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अपनी सफेद जूतों वाली डांस से रोशन किया, अब करीब 855 करोड़ रुपए की जमीन बेचकर क्या सोच रहे होंगे? दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज जितेंद्र की असल जिंदगी का वो चौंकाने वाला सच है जिसे सुनकर आपके मन में सवालों का तूफान उठ जाएगा। हम सब ने उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, फिल्मों में रोमांस करते हुए, डांस करते हुए, लेकिन उस चमकदार मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष, कितनी मेहनत और कितनी अनिश्चितताएं छिपी हैं, इसका अंदाजा शायद उनके सबसे करीबी लोगों को भी नहीं होगा। ये खबर हाल ही में 2025 में सामने आई है और इसने जितेंद्र के लाखों फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब भी हम जितेंद्र का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक स्टाइलिश, एनर्जेटिक हीरो जो 70-80 के दशक में बॉलीवुड का बादशाह था। चाहे वो हिम्मत वाला की जोरदार एंट्री हो या तोहफा का रोमांटिक अंदाज, उन्होंने हमें हमेशा एंटरटेनमेंट दिया है। लेकिन दोस्तों, इस ग्लैमर वाली दुनिया का एक काला सच ये भी है कि यहाँ सितारे अपनी संपत्ति को भी कभी-कभी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे वजह कैसी भी हो। अभी हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि जितेंद्र और उनके परिवार ने मुंबई के अंधेरी इलाके में 2.3 एकड़ की एक प्राइम जमीन को 855 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा सौदा जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील्स में से एक बन गया है। जो लोग जितेंद्र को सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, उन्हें ये जानकर गहरा धक्का लगेगा कि इतने बड़े सितारे को आखिर संपत्ति बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो शख्स जो कभी गरीबी से निकलकर करोड़ों कमाया, अब अपनी जमीन बेच रहा है। इस डील का खुलासा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे सामने आया जब मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी और लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। हम अक्सर सेलिब्रिटीज को सिर्फ लग्जरी लाइफ में देखते हैं, बड़े बंगले, महंगी कारें, फैमिली वेकेशंस, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो उनकी असल लड़ाई शुरू होती है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली की सिक्योरिटी। जितेंद्र ने इस डील को बहुत समय तक दुनिया से छिपाकर नहीं रखा, बल्कि ये एक सोचा समझा कदम था। शायद इसलिए कि वो अपने फैंस को हैरान नहीं करना चाहते थे, या शायद इसलिए कि इंडस्ट्री में ऐसे फैसले प्राइवेट रखे जाते हैं। लेकिन सच तो आखिर सच होता है, वो छिपता नहीं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और उनके परिवार के बयानों ने इस राज से पर्दा उठा दिया कि जितेंद्र की फैमिली किस रणनीति से चल रही है। ये परिचय सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील का नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की हिम्मत और दूरदर्शिता का है जो उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने साम्राज्य को नए तरीके से संवार रहा है। आज हम आपको उस सफर पर ले चलेंगे जहां गरीबी की गलियों से निकलकर करोड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी है, और फिर उस साम्राज्य को बेचने की वजह। हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा साल 1942 में, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। अमृतसर की गलियों में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम रखा गया रवि कपूर। लेकिन दोस्तों, ये कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसे परिवार का बेटा था जो गरीबी की चपेट में था। जितेंद्र के पिता एक छोटे मोटे ज्वेलरी बिजनेस में काम करते थे, लेकिन वो बिजनेस इतना छोटा था कि घर चलाना मुश्किल हो जाता था। अमृतसर से मुंबई आना पड़ा क्योंकि सपने बड़े थे, लेकिन जेबें खाली। मुंबई की चकाचौंध में पहुंचकर रवि ने देखा कि यहाँ हर कोई स्टार बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो संघर्ष की आग में तपते हैं। जितेंद्र की जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी थी कि वो जानते थे आसान रास्ता कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज गए, लेकिन मन तो फिल्मों में था। जितेंद्र ने शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे कामों से, कभी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बनकर, कभी असिस्टेंट की तरह। उनका पहला ब्रेक मिला 1960 में, जब वो विमल फिल्म्स के साथ जुड़े, लेकिन वो आसान नहीं था। निर्देशक विमल कुमार ने उन्हें देखा और कहा, तुम में कुछ बात है, लेकिन मेहनत करो। जितेंद्र ने दिन रात एक किया। वो बताते हैं कि शुरुआती दिनों में वो सेट पर झाड़ू लगाते थे, चाय बनाते थे, सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्री में पैर जम जाएं। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो हार नहीं माने। उनकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा ईमानदारी से मेहनत करो, भगवान साथ देगा। और वाकई भगवान ने साथ दिया। 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से उन्हें पहचान मिली। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली संघर्ष तो अब शुरू हो रहा था। बॉलीवुड में उस वक्त अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे सितारे छाए हुए थे। जितेंद्र को अपनी जगह बनानी थी। वो डांस में माहिर थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें रिजेक्शन मिले। एक बार तो एक प्रोड्यूसर ने कहा, तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है। लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी। वो जिम जाते, डांस प्रैक्टिस करते और स्क्रिप्ट पढ़ते।
उनकी जिंदगी का वो दौर था जब वो रातों को सो नहीं पाते थे, सोचते थे कि कल क्या होगा। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। 1970s के दशक में आई फिल्में जैसे कारवां, फर्ज ने उन्हें स्टार बना दिया। और फिर आया वो दौर जब वो जंपिंग जैक कहलाए। उनकी सफेद जूतों वाली डांस स्टाइल ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। लेकिन दोस्तों, स्टारडम मिलने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पैसा कमाना आसान नहीं था। उस जमाने में हीरोज को ज्यादा फीस नहीं मिलती थी। जितेंद्र ने समझदारी दिखाई। वो सिर्फ एक्टिंग तक नहीं रुके, बल्कि प्रोडक्शन में कदम रखा। उनकी बेटी एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत की, जो आज एक बड़ा साम्राज्य है। लेकिन ये साम्राज्य कैसे बना? जितेंद्र की मेहनत से। वो बताते हैं कि शुरुआती दिनों में बालाजी को चलाने के लिए उन्होंने अपनी कमाई लगाई। टीवी सीरियल्स जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने करोड़ों कमाए। लेकिन इसके पीछे रिस्क था। एक बार तो बालाजी घाटे में चली गई, लेकिन जितेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने परिवार को साथ लिया। बेटा तुषार, बेटी एकता, पत्नी शोभा। ये फैमिली बिजनेस बन गया। दोस्तों सोचिए, एक शख्स जो कभी अमृतसर की गलियों में खेलता था, वो मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना? मुंबई के जुहू, अंधेरी, वर्ली जैसे इलाकों में जमीनें खरीदी। जितेंद्र को कई फ्लॉप फिल्में झेलनी पड़ी। 1980s के दशक में जब अमिताभ का दौर था, जितेंद्र को साउथ की रीमेक फिल्मों से काम चलाना पड़ा। लेकिन वो डटे रहे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष से ही साम्राज्य बनता है। अब बात आती है कि इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद आखिर क्यों बेचनी पड़ी 855 करोड़ की जमीन? दोस्तों, ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस मूव। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये जमीन फैमिली की कंपनियों पैंथियन बिल्डकॉन और तुषार इंफ्रा डेवलपर्स के नाम पर थी। इसे एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को बेचा गया। क्यों? क्योंकि मुंबई में रियल एस्टेट के दाम आसमान छू रहे हैं। जितेंद्र की उम्र अब 83 साल है। वो चाहते हैं कि पैसा कैश में हो, ताकि नए इन्वेस्टमेंट्स किए जा सके। शायद बालाजी को और मजबूत करने के लिए या फैमिली की अगली जनरेशन के लिए। लेकिन इसके साथ एक और सवाल है, उनके बेटे तुषार कपूर क्यों बॉलीवुड में फ्लॉप हो गए? तुषार ने डेब्यू किया मुझे कुछ कहना है से, जो हिट हुई। लेकिन उसके बाद गोलमाल सीरीज को छोड़कर ज्यादा सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म तो है, लेकिन टैलेंट भी चाहिए। तुषार की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन वो सुपरस्टार लेवल पर नहीं पहुंच पाए। शायद स्क्रिप्ट्स की कमी या मार्केट का बदलना। लेकिन जितेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। वो तुषार को सपोर्ट करते रहे। अब बेची गई प्रॉपर्टी के बाद क्या करेंगे? शायद नए प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, जैसे वेब सीरीज या रियल एस्टेट के दूसरे इलाकों में। दोस्तों, जहां हम छोड़कर आए थे, वहां जितेंद्र का संघर्ष अभी भी जारी था। फिल्मों से कमाई हुई, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ एक्टिंग से जिंदगी नहीं चलती, खासकर जब उम्र बढ़ रही हो और इंडस्ट्री में नए चेहरे आ रहे हों। उन्होंने अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया, उसे स्मार्ट तरीके से लगाना शुरू किया। मुंबई जैसे शहर में रियल एस्टेट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जितेंद्र ने 70-80 के दशक में ही अंधेरी, जुहू, वर्ली जैसे इलाकों में जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। उस वक्त जमीनें सस्ती थीं, लेकिन आज वो करोड़ों, हजारों करोड़ों में बिक रही हैं। ये कोई किस्मत नहीं थी, बल्कि दूरदर्शिता थी। वो बताते हैं कि शुरुआती दिनों में वो फिल्मों की शूटिंग के बाद भी प्रॉपर्टी देखने जाते थे, ब्रोकर से बात करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बॉलीवुड की चमक कभी कभी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जमीन कभी नहीं। और देखिए, आज वही जमीनें उनके साम्राज्य का आधार बनी। अब आते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की कहानी पर, जो जितेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1994 में उनकी बेटी एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत की। लेकिन शुरुआत कहाँ हुई? जितेंद्र के घर के गैरेज में। हाँ दोस्तों, वो छोटा सा गैरेज जहाँ पहले कारें खड़ी होती थीं, वहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा साम्राज्य जो आज टीवी इंडस्ट्री का बादशाह है। जितेंद्र ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाया। वो बताते हैं कि शुरुआती दिनों में बालाजी को चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों से मिली फीस भी इसमें डाली। पहली सफलता मिली हम 5 से, लेकिन असली धमाका आया क्योंकि सास भी कभी बहू थी से। ये शो इतना हिट हुआ कि पूरे देश की बहू बेटियां टीवी के सामने बैठ जाती थीं। एकता की दूरदर्शिता और जितेंद्र की सपोर्ट ने मिलकर बालाजी को एक छोटी कंपनी से अरबों की कंपनी बना दिया। आज बालाजी टेलीफिल्म्स ने 17,000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट बनाया है। कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, नागिन जैसे शोज ने करोड़ों कमाए। फिर आया ऑल्ट बालाजी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वो भी कमाई का बड़ा सोर्स बन गया। जितेंद्र चेयरमैन है, लेकिन असल में ये फैमिली बिजनेस है। एकता क्रिएटिव हेड, तुषार भी प्रोडक्शन में जुड़े, शोभा जी सपोर्ट करती रही। ये साम्राज्य सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि फैमिली को एकजुट रखा। लेकिन दोस्तों, साम्राज्य बनाने के साथ साथ एक और सवाल हमेशा उठता रहा। तुषार कपूर, जितेंद्र के बेटे, बॉलीवुड में इतने बड़े नाम के बावजूद क्यों फ्लॉप हो गए? तुषार का डेब्यू 2001 में मुझे कुछ कहना है से हुआ, जो सुपरहिट था। करीना कपूर के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। तुषार को फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। सबको लगा कि अब जितेंद्र का बेटा भी स्टार बन जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लगातार फ्लॉप फिल्में। क्या दिल ने कहा, जीना सिर्फ मेरे लिए, कुछ तो है, ये दिल, शर्त द चैलेंज, इंसान।
ये सब बॉक्स ऑफिस पर धराशाही हो गई। प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। तुषार को लीड रोल्स मिलते रहे लेकिन सफलता नहीं। क्यों? कई वजह है दोस्तों। पहली, बॉलीवुड में टैलेंट तो चाहिए लेकिन सही स्क्रिप्ट्स और टाइमिंग भी। तुषार ने शुरुआत में साउथ रीमेक फिल्में की जो उस वक्त चल नहीं रही थी। दूसरी, नेपोटिज्म तो है लेकिन स्टार बनने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं। तुषार खुद कहते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत नेगेटिविटी मिली। लोग कहते थे कि तुम हीरो दिखने के लायक नहीं हो, स्टार किड होने की वजह से तुम्हें डायरेक्टर्स नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन तुषार ने हार नहीं मानी। उन्होंने गोलमाल सीरीज में सपोर्टिंग रोल लिया जहां वो बिना डायलॉग के भी हिट हो गए। गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 में उनकी कॉमेडी ने लोगों का दिल जीता। फिर शूट आउट एट वडाला, द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों में भी अच्छा किया। लेकिन लीड हीरो के तौर पर वो कभी सुपरस्टार लेवल पर नहीं पहुंच पाए। शायद इसलिए क्योंकि बॉलीवुड का ट्रेंड बदल गया। रोमांटिक हीरो से मास एंटरटेनर, फिर मल्टी स्टारर फिल्में। तुषार अब प्रोडक्शन और फैमिली बिजनेस में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जितेंद्र कभी निराश नहीं हुए। वो हमेशा कहते हैं हर बच्चे का अपना रास्ता होता है। अब वापस आते हैं उस बड़ी डील पर, 855 करोड़ की जमीन बेचने पर। दोस्तों, ये कोई मजबूरी नहीं थी। 2025 में मई महीने में पैंथियन बिल्डकॉन और तुषार इंफ्रा डेवलपर्स फैमिली की कंपनियों ने अंधेरी में 2.39 एकड़ जमीन, जहां बालाजी आईटी पार्क है, जापान की एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को बेच दी। ये जमीन में 3 बिल्डिंग्स थी, कुल 4.9 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया, स्टैंप ड्यूटी 8.69 करोड़, रजिस्ट्रेशन फीस 30,000। लेकिन क्यों बेची? क्योंकि मुंबई में कमर्शियल रियल एस्टेट का डिमांड आसमान छू रहा है। डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत बढ़ गई है। जितेंद्र की उम्र अब 83 साल है। वो चाहते हैं कि पैसा लिक्विड हो, कैश में आए, ताकि नए इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। शायद बालाजी को और बड़ा बनाने के लिए या फैमिली की अगली जनरेशन के लिए सिक्योरिटी। और देखिए, ये पहली डील नहीं थी। 2026 में जनवरी में ही तुषार और जितेंद्र ने एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी 559 करोड़ में बेची। कुल मिलाकर 8 महीनों में 1414 करोड़ की डील्स। ये स्मार्ट बिजनेस है दोस्तों। पुरानी एसेट्स को हाई प्राइस पर बेचो, नई अपॉर्चुनिटीज में लगाओ। जितेंद्र का नेटवर्थ अब आसमान छू रहा है। कृष्णा बंगला जुहू में 200 करोड़ का, रेंज रोवर जैसी कारें, और बालाजी की रेवेन्यू 422 करोड़ सालाना। 2025 में मई में 855 करोड़ की अंधेरी वाली जमीन बेची जहां बालाजी आईटी पार्क था, और फिर 2026 की शुरुआत में जनवरी तक एक और 559 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी जापान की एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को। कुल मिलाकर सिर्फ 8 महीनों में 1414 करोड़। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े कैश फ्लो के बाद जितेंद्र का परिवार क्या करेगा? दोस्तों, ये कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। जितेंद्र अभी भी बालाजी टेलीफिल्म्स के चेयरमैन हैं और उनका पूरा परिवार इस बिजनेस में जुड़ा हुआ है। बालाजी की सालाना रेवेन्यू 422 करोड़ के आसपास है और एएलटी बालाजी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अच्छा कमाते हैं। हाल ही में 2025 में ही एकता कपूर ने नेटफ्लिक्स के साथ एक बड़ा क्रिएटिव पार्टनरशिप साइन किया है। ये कोई छोटा डील नहीं है। नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर बालाजी अब नई सीरीज और फिल्में बनाएगी जो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचेंगी। पहले भी कटहल, पगलैत, जाने जान जैसी फिल्में नेटफ्लिक्स पर हिट हुई, लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। एकता कहती है कि स्टोरी टेलिंग उनके दिल में है, चाहे टीवी हो, सिनेमा हो या डिजिटल। ये पार्टनरशिप बालाजी को और बड़ा बनाएगी, नई स्टोरीज लाएगी और ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड करेगी। एकता कपूर की क्रिएटिव पावर कोई छिपी नहीं है। उन्होंने 18,000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट बनाया है टीवी पर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर अब वेब सीरीज तक। बालाजी अब सिर्फ सास बहू ड्रामा नहीं बनाती, बल्कि थ्रिलर, कॉमेडी, हॉरर, फैक्चुअल प्रोग्रामिंग, सब कुछ। और प्रॉपर्टी से आए कैश का इस्तेमाल शायद इसी में होगा। नए प्रोडक्शंस, बेहतर टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। एकता ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस भी चलाया है, जहां एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सिखाई जाती है। भविष्य में बालाजी और ज्यादा युवा टैलेंट को प्रमोट करेगी। जितेंद्र की दूरदर्शिता यही है, पुरानी एसेट्स बेचकर नए सपनों में निवेश करना। अब तुषार कपूर की बात करें। लोग पूछते हैं कि तुषार बॉलीवुड में क्यों ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन दोस्तों, तुषार अब एक्टिंग से ज्यादा बिजनेस और फैमिली पर फोकस कर रहे हैं। गोलमाल सीरीज में लकी का रोल उन्हें अमर बना गया। गोलमाल अगेन तक वो ब्लॉकबस्टर रहे। उसके बाद शूट आउट एट वडाला, द डर्टी पिक्चर में अच्छा किया, लेकिन लीड रोल्स में लगातार फ्लॉप्स के बाद तुषार ने समझ लिया कि उनका रास्ता अलग है। अब वो अपनी प्रोडक्शन हाउस तुषार एंटरटेनमेंट हाउस चला रहे हैं और बालाजी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हाल ही में 2025-26 में उनकी फिल्में जैसे कप कप, मस्ती 4, वेलकम टू द जंगल रिलीज हुई या होने वाली हैं। मस्ती 4 में रितेश देशमुख विवेक ओबरॉय के साथ कॉमेडी कर रहे हैं। जो नवंबर 2025 में आई
और अच्छी कमाई की। फिर गोलमाल 5 की बातें चल रही हैं, जहां तुषार फिर लकी बनेंगे। लेकिन असल में तुषार अब प्रोड्यूसर के तौर पर मजबूत हो रहे हैं। प्रॉपर्टी डील्स में भी उनका नाम है। तुषार इंफ्रा डेवलपर्स के थ्रू उन्होंने जमीनें बेची। ये दिखाता है कि फैमिली बिजनेस में तुषार का रोल बढ़ रहा है। जितेंद्र की जिंदगी हमें सिखाती है कि सफलता कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। वो अमृतसर की गलियों से मुंबई आए, फिल्मों में सुपरस्टार बने, फिर प्रोडक्शन में साम्राज्य खड़ा किया। आज उम्र के इस पड़ाव पर भी वो रिटायर नहीं हुए। वो कहते हैं कि मेहनत और स्मार्ट फैसले से सब कुछ संभव है। प्रॉपर्टी बेचने से पैसा आया, लेकिन वो पैसा अब नए सपनों में लगेगा, शायद नए स्टूडियोज, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या फैमिली की अगली जनरेशन के लिए। एकता की नेटफ्लिक्स डील से बालाजी ग्लोबल बनेगी। तुषार प्रोडक्शन में नई ऊंचाइयां छुएंगे और जितेंद्र चुपचाप सपोर्ट करते रहेंगे। जितेंद्र 83 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हुए। वो आज भी बालाजी टेलीफिल्म्स के चेयरमैन हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, फैमिली को गाइड करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में शामिल रहते हैं। प्रॉपर्टी बेचने से आए हजारों करोड़ अब उनके हाथ में है, लेकिन वो इन पैसों को बर्बाद नहीं करने वाले। ये पैसा अब नए सपनों का ईंधन बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं बालाजी के भविष्य की। एकता कपूर ने 2025 में नेटफ्लिक्स के साथ जो लॉन्ग टर्म क्रिएटिव पार्टनरशिप साइन की है, वो सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। पहले बालाजी ज्यादातर इंडियन ऑडियंस के लिए काम करती थी, लेकिन अब ग्लोबल स्टेज पर कदम रख रही है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली नई सीरीज में इंटरनेशनल स्टार्स, मल्टी लैंग्वेज कंटेंट, हाई बजट प्रोडक्शन होंगे। एकता कहती हैं, हमारी स्टोरी टेलिंग में दिल है, इमोशंस हैं और अब हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंडियन कंटेंट कितना पावरफुल हो सकता है। सोचिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने टीवी पर क्रांति लाई, नागिन ने सुपरनैचुरल जॉनर को नया रूप दिया और अब कटहल, जाने जान, द फैमिली मैन जैसी फिल्में ग्लोबल हिट हो रही हैं। प्रॉपर्टी से आए कैश का एक बड़ा हिस्सा शायद इसी में लगेगा, नए स्टूडियोज बनाने में, बेहतर टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल क्रू हायर करने में और ऐसे टैलेंट को प्रमोट करने में जो अभी बाहर हैं। एकता का इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस पहले से ही युवा एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को ट्रेन कर रहा है। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि बालाजी से निकले कितने नए सितारे चमकते हैं। अब तुषार कपूर की बात। लोग कहते हैं कि तुषार फ्लॉप हो गए, लेकिन दोस्तों, ये पूरी तस्वीर नहीं है। तुषार ने कभी हार नहीं मानी। मुझे कुछ कहना है से सुपरहिट डेब्यू, फिर गोलमाल सीरीज में लकी का रोल जो आज भी लोगों के मुंह पर है। गोलमाल अगेन ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाए और तुषार की कॉमेडी टाइमिंग ने सबका दिल जीता। उसके बाद वेलकम टू द जंगल में वो रोहित शेट्टी के साथ थे, जहां उनकी परफॉर्मेंस को काफी तारीफ मिली। 2025-2026 में मस्ती 4 रिलीज हुई, जहां तुषार, रितेश, विवेक और इंद्राणी की कॉमेडी ने थिएटर्स में धूम मचाई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ने अच्छी कमाई की और लोगों ने कहा तुषार अभी भी मजेदार है। फिर कप कप कंपी जैसी हॉरर कॉमेडी में उन्होंने अलग अंदाज दिखाया और सबसे बड़ी बात, गोलमाल 5 की बातें तेज हो गई हैं। रोहित शेट्टी खुद कह चुके हैं कि लकी के बिना गोलमाल अधूरा है। तुषार अब सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। तुषार एंटरटेनमेंट हाउस के जरिए वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, जहां नए टैलेंट को मौका मिल रहा है और प्रॉपर्टी डील्स में उनका नाम भी है। वो समझते हैं कि बिजनेस में पैसा कैसे बढ़ता है। जितेंद्र कहते हैं, तुषार अपना रास्ता खुद बना रहा है और मुझे उस पर गर्व है। ये दिखाता है कि नेपोटिज्म के आरोपों के बावजूद मेहनत और समझदारी से कोई भी आगे बढ़ सकता है। जितेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, कभी हार मत मानो। वो बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लोग कहते थे तुम्हारा करियर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने डांस किया, स्टाइल दिखाया और जंपिंग जैक बन गए। जब टीवी में एंट्री की तो लोग हंसे, लेकिन बालाजी ने टीवी इंडस्ट्री को बदल दिया। जब उम्र बढ़ी तो लोग सोचे कि अब रिटायरमेंट, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी बेचकर कैश जुटाया और नए प्लान बनाए। ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई आम आदमी। मेहनत, स्मार्ट फैसले और परिवार का साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और दोस्तों, जितेंद्र का नाम हमेशा अमर रहेगा। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं। लोग हिम्मत वाला, तोहफा, हिम्मत वाला 2 देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बालाजी के शोज आज भी लाखों घरों में चलते हैं। एकता और तुषार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जड़ें जितेंद्र की हैं। वो कहते हैं, मैंने जो कमाया वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो प्यार था, ट्रस्ट था और मेहनत थी। आज जब वो 83 साल के हैं तो भी उनका जोश वही है। सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, फैमिली के साथ समय बिताते हैं और नए आइडियाज पर बात करते हैं। उनके पास कृष्णा बंगला है जो जुहू में 200 करोड़ से ज्यादा का है। लग्जरी कारें हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज है उनका परिवार और उनका सम्मान। अब अंत में एक बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं है, इसके पीछे सालों का संघर्ष है, रातों की नींदें हैं, असफलताएं हैं और फिर जीत है। जितेंद्र ने दिखाया कि गरीबी से निकलकर साम्राज्य कैसे बनता है और फिर उस साम्राज्य को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जाता है। प्रॉपर्टी बेचना कोई अंत नहीं था,
बल्कि एक नई शुरुआत थी। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि बालाजी ग्लोबल किंग बनेगी, तुषार नए रोल्स में चमकेगा और एकता की स्टोरीज दुनिया भर में गूंजेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। जितेंद्र कपूर की तरह आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए और स्मार्ट फैसले लीजिए। बॉलीवुड की ऐसी ही दिल छू लेने वाली इंस्पायरिंग और इनसाइट स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और सपने देखते रहिए।